नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी क्लास में अभ्यास फर्स्ट ए पूरा कर चुके थे। आज हम अभ्यास फर्स्ट बी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और उससे पहले कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे, उसको आप रिकॉल करिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने आपको परिमेय संख्या पढ़ाया था दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपको पढ़ाया गया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिएगा दोस्तों, ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिएगा, ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए दोस्तों, p और q पूर्णांक होने चाहिए। और q क्या होने चाहिए दोस्तों, p और q पूर्णांक होने चाहिए। इसी का दोस्तों, अगर हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते दोस्तों, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना कर पाए दोस्तों, वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा जो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में। ना हो तो आप फर्स्ट क्लास, जो इसकी फर्स्ट क्लास है दोस्तों इस चैप्टर की, आप इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने एक बार रिवाइज किया हुआ है। और अगर आपको विधिवत जानना है दोस्तों, तो मेरी नंबर सिस्टम की क्लास पड़ी हुई है। नंबर सिस्टम में आप सारे क्लास को देख लेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा कंटेंट को समझने में। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, हमने आपको बताया था दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। देखिएगा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा दोस्तों, ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो दोस्तों, जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा दोस्तों जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो, जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो दोस्तों, ये आपको बताया गया था। यहां पर संख्या चाहे भाज्य भी हो सकती है दोस्तों और अभाज्य भी हो सकती है। संख्या यहां पर दोस्तों भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका कोई मैटर नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए 8,15, ये दोस्तों क्या है, ये एक सहअभाज्य संख्या है। हम करते दोस्तों 2,3, ये क्या है दोस्तों, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है ना। अगर हम कर देते हैं दोस्तों 2,9, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि आप देखिएगा, प्रत्येक में जो गुणनखंड है दोस्तों, प्रत्येक में जो उभयनिष्ठ है वो वन मौजूद है। प्रत्येक में जो उभयनिष्ठ मौजूद है वन मौजूद है। प्रत्येक का गुणनखंड ऐसा गुणनखंड है दोस्तों, जैसे इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है दोस्तों, दोनों में मौजूद है, तो वो वन है हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या है, वन है दोस्तों। तो ये सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट होगी दोस्तों। तो आज की जो एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो स्टार्ट हो रही है दोस्तों, उसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए और ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम फर्स्ट बी को विधिवत समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट बी। उससे पहले हम दोस्तों आप लोगों को अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा एग्जांपल लिखाना चाहेंगे। हमने आपको बताया था √2, अगर अभाज्य संख्या को अंडर रूट में लिख दिया जाए दोस्तों, अभाज्य संख्या को अगर अंडर रूट में लिख दिया जाए तो ये अपरिमेय संख्या ही होती है दोस्तों। जैसे देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, देखिए अंदर से हम अभाज्य संख्या लिख रहे हैं दोस्तों, अंडर रूट के अंदर हम सभी अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अभ्यास फर्स्ट बी में हम यही जानेंगे दोस्तों कि ये अपरिमेय संख्या
है तो इसको सिद्ध कीजिए, यह अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध कीजिए, यह अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीर्घ में आता भी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय, सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्तों, इसको हम सिद्ध करने के लिए हमें इसका उल्टा मानना होगा। हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा अप्लाई करते हैं, सहभाज्य की परिभाषा अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर दोस्तों पहुंचेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। यह हमारा जो दोस्तों एज्यूम्पशन है वो टोटली रॉन्ग है दोस्तों, वो पूरे के पूरे तरीके से गलत है। और इस आधार पर ये हम सिद्ध कर देंगे दोस्तों कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिएगा हम सिद्ध करने जा रहे हैं दोस्तों। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या दोस्तों मान लिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि रूट टू को हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। रूट टू को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, तथा यहां पर दोस्तों जो p और q लिया गया है वो दोनों सहभाज्य है। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। और q सहभाज्य संख्याएं हैं। ये था दोस्तों हमारे पास। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। हम इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझिएगा दोस्तों, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, हम जब रूट टू का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 2 मिलेगा। रूट टू का वर्ग दोस्तों देखिएगा, समझिएगा इधर, रूट टू का जब हम वर्ग करते हैं दोस्तों तो हमें 2 मिलता है। रूट टू का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 2 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, जिन भाइयों को नहीं समझ में आया देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास किसी संख्या पर रूट लगा होता है, जब हमारे पास किसी संख्या पर वर्गमूल लगा होता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, उस संख्या की पावर 1/2 है। और जब हमने इसका वर्ग किया दोस्तों तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब दोस्तों 2। वही चीज है, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और वर्ग करने के बाद रूट टू का वर्ग किया तो दोस्तों 2 मिल गया।
और इसका वर्ग कर दिया दोस्तों, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हम और सही तरीके से लिख दें, क्यू स्क्वायर को इधर ले आए, टू को इधर ले आए दोस्तों, तो क्यू स्क्वायर को इधर ले गए, तो ये हमारे पास क्या हुआ, पी स्क्वायर बटे टू। ये हमारे पास क्या आया दोस्तों, पी स्क्वायर बटे टू। अब देखिएगा दोस्तों, पी स्क्वायर बटे टू, यहां के बाद एक मिनट रुकिए, और जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसको समझिए। देखिएगा दोस्तों, हम आपसे ये कहें कि 8 को 2 से भाग दीजिए दोस्तों, हम आपसे ये कहें कि 8 को 2 से भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 एकम नम 2, 2 चौको 8। हम आपसे कहें 8 को 8 को 2 से भाग दीजिए, तो आप 2 एकम नम 2, 2 चौको 8। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए दोस्तों, ये कट रहा है, ये पूरी पूरी तरह से 8 को इसने विभाजित कर दिया दोस्तों, 2 ने पूरी पूरी तरह से 8 को विभाजित कर दिया। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यही तो है कि 8 में कहीं ना कहीं 2 मौजूद है। इस बात का दोस्तों यही तो मतलब है कि 8 में कहीं ना कहीं 2 मौजूद है। फिर बात समझिएगा, हमने क्या कहा, 8 को 2 से भाग दीजिए, आपने भाग किया, तो 2 चौको 8 पूरी पूरी तरह से कट के हमारे पास जो भागफल आ गया दोस्तों, वो आ गया 4। लेकिन इस बात का यही मतलब तो है नहीं दोस्तों, इस बात का ये भी तो मतलब है कि 8 में 2 मौजूद है। बात समझिए, जैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, 2 इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही तो है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब यही तो है कि जब पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब यहां 2 मौजूद भी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हो सकता है आप जब हम आगे कुछ लाइन लिखें तो आपको और अच्छी समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर वही चीज, जैसे यहां पर 8 था, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, अब पूरा पूरा कट गया दोस्तों, तो हमने क्या कहा, 2 8 को पूरी पूरी तरह से विभाजित करता है। इसी तरह दोस्तों, अगर पी स्क्वायर बटे 2 है, पी स्क्वायर बटे 2 है दोस्तों, पी स्क्वायर बटे 2 है, पी स्क्वायर बटे 2 है, तो यहां पर भी तो यही चीज होगा कि 2 पी, ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना। दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है दोस्तों, तो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। भाई इस बात का ही तो मतलब है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए पी की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, पी की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। अब अगर हम पी स्क्वायर को मतलब 4 स्क्वायर को 4 गुणे 4 को 2 से विभाजित करें, तो ये तब भी तो दोस्तों पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ये अगर दोस्तों 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये पी को भी तो विभाजित करेगा। ऐसा तो है नहीं पी को विभाजित नहीं करेगा। भाई अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर देता है, तो 2 पी को भी विभाजित कर देगा। तो इसी बात को हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। इसको दोस्तों समीकरण 2 मान लीजिए, है ना दोस्तों, 2 पी को भी विभाजित करेगा, या पी 2 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिएगा, 2p को भी विभाजित करेगा। अब जो बात हमने ये बताई थी, हमने क्या बात बताई थी दोस्तों, कि अगर कोई संख्या, जैसे यहां देखिए, जैसे 8
2 से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इस 8 में कहीं ना कहीं गुणनखंड 2 मौजूद है। भाई जो गुणनखंड मौजूद है तभी तो ये विभाजित हुआ, तभी तो विभाजित हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा हम क्या करते हैं दोस्तों, P को भी विभाजित करता है। भाई जब P 2P को भी विभाजित करता है दोस्तों, देखिएगा 2P को भी विभाजित करता है, इसका मतलब P पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 2 से, तो कुछ ना कुछ भागफल तो दोस्तों आएगा ही, कुछ ना कुछ इसका भागफल तो आएगा ही। हम मान ले रहे हैं दोस्तों वो भागफल स्मॉल r है। हमने मान क्या लिया कि जब P को 2 से डिवाइड किया गया तो वो भागफल क्या आया दोस्तों, वो भागफल स्मॉल r आया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, P बराबर 2r, P बराबर 2r। अब हम मान लेते हैं यहां पर माना P बराबर 2r, माना P बराबर 2r, जहां r क्या है, जहां r एक पूर्णांक है, जहां r एक पूर्णांक है। जहां r क्या है, जहां r एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, P बराबर 2r। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में P का मान रखते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में P का मान रखते हैं, समीकरण 2 में P का मान रखते हैं। हमने मान लिया P बराबर 2r। और क्यों माना दोस्तों, क्योंकि P 2 से विभाजित होता है तो कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा ही दोस्तों, तो इस भागफल को हमने r मान लिया। फिर यहां से P बराबर 2r, या तो इसको ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि अगर P, इस बात को चाहे ऐसे समझ लीजिए कि ये भागफल आ गया r तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया, या तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर P 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इस P के अंदर, इस P का जो गुणनखंड होगा उसी गुणनखंड में 2 मौजूद होगा। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि इसमें 2 मौजूद होगा, तो हमने 2p लिख लिया, है ना, तो हमने 2p लिख लिया और इसको हमने कोई r नाम दे दिया। एक मिनट, जैसे कोई गुणनखंड मौजूद होगा, बात समझिए, एक बार फिर समझा दे रहे हैं दोनों चीजें, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग से हट गया तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप ही के लिए दिक्कत है। जैसे मैंने क्या कहा, P को 2 विभाजित करता है तो हमारे पास कोई ना कोई भागफल मौजूद हुआ, ठीक, तो हमने लिख लिया P बराबर 2r। ये बात समझ में आ गई होगी, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझिए दोस्तों। देखिएगा जैसे हमने क्या कहा कि P 2 से विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि P के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 मौजूद है। भाई P का हम गुणनखंड करते हैं तो 2r तो आएगा ही, r कोई दूसरा गुणनखंड है इसका, इसका मतलब है कि P में कहीं ना कहीं 2 मौजूद है, तभी तो ये पूरा पूरा विभाजित होता है दोस्तों। उसके बाद 2 निकालने के बाद जो हमारे पास संख्या बची दोस्तों वो r है, भाई वही तो इसका मान भागफल r हुआ। और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों P बराबर 2r, यही हम वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। हमने क्या किया, माना P बराबर 2r, समीकरण 2 में P बराबर 2r रखने पर दोस्तों, समीकरण 2 में P बराबर 2r रखने पर, समीकरण 2 में P बराबर 2r, समीकरण 2 में P बराबर 2r रखेंगे उसको, Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर बटे 2। तो हमारे पास क्या मिला दोस्तों, 4r स्क्वायर बटे 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 एक नंबर 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, हमारे पास आया Q स्क्वायर बराबर, हमारे पास आया Q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, हमारे पास क्या आया, Q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि r स्क्वायर बराबर 2 को नीचे ले आइए, Q स्क्वायर बटे 2, r स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2, हम इसको नीचे ले आए।
ठीक है दोस्तों, हम इसको क्या किए, हम इसको नीचे ले आए। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे यहां पर आपने लिखा तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान टू, टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे ही यहां इस बात को हम लिख सकते हैं ना दोस्तों कि टू क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, टू क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दोस्तों टू क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, टू क्यू को विभाजित करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, टू पी को भी विभाजित करता है, टू क्यू को भी विभाजित करता है, टू पी को विभाजित करता है, टू क्यू को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है पी में एक गुणनखंड टू मौजूद है और यहां पर क्यू में एक गुणनखंड टू मौजूद है, जो अभी हमने आपको समझाया। भाई टू पी को भी विभाजित करेगा और टू क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब है क्यू के अंदर एक गुणनखंड टू मौजूद है और यहां पर भी एक गुणनखंड टू मौजूद है। अब बताइए, जब टू यहां मौजूद हो गया, दोनों में टू मौजूद हो गया, मतलब दोनों से टू कॉमन हो गया, दोनों में से एक गुणनखंड टू कॉमन हो गया। लेकिन जब हमने पी और क्यू को सहभाज्य माना है दोस्तों, जब हमने पी और क्यू को सहभाज्य माना है, तो सहभाज्य की परिभाषा फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सहभाज्य में बोला गया कि वन कॉमन होता है, सहभाज्य में बोला गया कि केवल केवल वन कॉमन होता है, यहां तो टू कॉमन हो गया। यही हमारे एज्यूम्पशन का दोस्तों विरोध हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। और इसी तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को लिखते हैं, है ना। अतः पी और क्यू का, पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोस्तों इसको ऐसे कर दे रहे हैं, और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पी और क्यू का, पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, परंतु पी और क्यू, पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। परंतु पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, परंतु पी और क्यू दोस्तों सहभाज्य संख्याएं हैं, परंतु पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इस प्रकार हमारी, प्रकार हमारे इस प्रकार हमारे तथ्य का विरोध होता है, प्राप्त होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारे तथ्य का, भाई तथ्य हमने क्या बना, भाई तथ्य हमें पता ही है कि पी और क्यू सहभाज्य है, तो इस तथ्य का विरोध हो रहा है। इस प्रकार इस तथ्य का विरोध होता है, इस तथ्य का विरोध होता है। किस तथ्य का दोस्तों, कि पी और क्यू सहभाज्य है। भाई जब टू गुणनखंड आ गया, और सहभाज्य होने का मतलब यही है कम से कम इसमें एक गुणनखंड मौजूद हो, मतलब जो इसका कम से कम एक गुणनखंड हो वो वन हो, बाकी कुछ ना हो, केवल एक गुणनखंड वन हो। इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना, हमारे कल्पना विरोध प्राप्त होता है, विरोध प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है कि, हमारी कल्पना क्या थी दोस्तों, कि रूट टू एक परमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना थी कि रूट टू एक परमेय संख्या है, कि रूट टू एक परमेय संख्या है। ठीक है। अतः
दोस्तों अतः √2, भाई जब विरोध प्राप्त हो गया तो हम लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन था, ये हमारा प्रूव हो गया। भाई हमें दिया गया था सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने समझा दिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब √2 परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं है और p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार दोस्तों समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और फिर उसके बाद हमारे पास ये मिला, तो हमने बोल दिया p स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब जो 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2p को विभाजित करेगा। अब हमने क्या किया दोस्तों, अगर 2p को विभाजित करता है इसका मतलब p में कहीं ना कहीं 2 मौजूद है, तो हमने p बराबर 2r ले लिया और 2r ले लिया तो वो हमारे पास एक, इसको r मान लिया, जहां r एक पूर्णांक है दोस्तों। समीकरण 2 में हम p बराबर 2r रखते हैं, फिर हमारे पास दोस्तों r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन 2 प्राप्त होता है। अब जैसे हमने यहां लिखा था कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, सेम 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q को विभाजित करता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब 2p को विभाजित करेगा और 2q को विभाजित करेगा, इसका मतलब p और q का उभयनिष्ठ 2 हो जाएगा दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनफल 2 हो जाएगा। परंतु दोस्तों p और q सहभाज्य है, इसलिए उनका कम से कम, इसलिए उनका केवल 1 गुणनखंड होना चाहिए दोस्तों उनमें। ये इस तथ्य का हमें विरोध प्राप्त होता है और हमारी कल्पना जो थी, हमारा जो एज्यूम्पशन था दोस्तों, वो भी विरोध प्राप्त हो गया। इस प्रकार दोस्तों √2 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का जो कंटेंट। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर √3 का हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था, √3 का हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था दोस्तों। इसमें √3 का, √5 का, √7 का, √11 का, √13 का आप इसी से निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे देखिएगा, ये हमारे पास तो √2 का हो गया, अब हम √3 का निकालते हैं। एक बार आपको समझा देते हैं दोस्तों, हमने क्या किया भाई, अगर हमें √3 का भी लिखना हो दोस्तों तो हम कुछ नहीं, यहां √3 कर दीजिए दोस्तों, √3। बात समझिएगा दोस्तों, ये आप अलग कर लीजिएगा, ये √3 दोस्तों। अब ये √3 होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 3 मिलेगा हमें दोस्तों। फिर ये हमारे पास 3 आएगा और 3 आएगा तो फिर ये हमारे पास दोस्तों 3 होगा और इसकी जगह फिर हम 3 कर सकते हैं दोस्तों। और फिर ये हमारे पास भाई, तब यहाँ पर 3r मौजूद हो जाएगा ना, तब ये 3 से कट रहा है तो 3, फिर दोस्तों ये 3r, फिर दोस्तों ये 3r। बहुत सरल है दोस्तों, बस आप समझिए, आप समझिए, एक विधिवत आपको इसीलिए समझाया गया है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। r स्क्वायर बटे 3 और यहां हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हमारे पास क्या आया, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर दोस्तों, यहां पर दोस्तों सेम पैटर्न दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। ये 3 और हमारे पास इसी तरह दोस्तों ये 3, 3 का हमारे पास हो गया। ऐसे ही 5 निकालना चाहे दोस्तों तो यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सेम पैटर्न। बाकी लैंग्वेज सारी सेम रहेगी, लैंग्वेज दोस्तों यही रहेगी। बस हम क्या करेंगे, जिस अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध करना हो कि वह एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम यहाँ पे रखते जाए। √5 मतलब 5 को सिद्ध कर, √5 को करना हो, √3 को करना हो, √2 को करना हो, √7 का करना हो, √11 का करना हो, बाकी जहां जहां उसकी कैलकुलेशन है दोस्तों, वहां आप कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।